हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज हम अध्याय 2 सूक्ष्मजीव, मित्र व शत्रु के प्रमुख शब्द व प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। यहाँ प्रश्नोत्तर को केवल समझाने के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर अपने अपने समझ के अनुसार लिखना है। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्रमुख शब्दों में सबसे पहले शैवाल है। तो आपको सूक्ष्मजीव में पढ़ाया ही होगा। शैवाल एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है। यह एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। क्लोमाइडोमोनास तथा स्पाइरोगाइरा यह शैवाल के उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रतिजैविक ऐसी औषधियां होती हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, उसे प्रतिजैविक कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। अगला प्रतिरक्षी। जब हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव प्रवेश करते हैं तब हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। जीवाणु जीवाणु एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है। यह एक कोशिकीय होता है। यह क्षय रोग तथा टाइफाइड को फैलाता है। वाहक वाहक वो होते हैं जो ढोने का काम करते हैं। यहाँ पर वाहक शब्द का मतलब बीमारी को ढोने वाले कारक, अर्थात जब कोई सूक्ष्मजीव किसी जीव, हवा, पानी आदि के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है तो वह जीव, हवा, पानी आदि उसके वाहक होते हैं, अर्थात उसको ढोने वाले होते हैं। जैसे मादा एडीज, मक्खी आदि यह सूक्ष्मजीव से होने वाले रोगों के वाहक हैं। संक्रामक रोग वे बीमारी जो संक्रमण के द्वारा फैलती है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। यदि कोई बीमारी हवा के संक्रमण से, पानी के संक्रमण से या भोजन के संक्रमण से फैलता है तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं। किण्वन फलों के रस अथवा प्राकृतिक शर्करा का ईस्ट के द्वारा अल्कोहल में परिवर्तन को किण्वन कहा जाता है। कवक यह एक सूक्ष्मजीव है जो बहुकोशिकीय है। राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस यह कवक के उदाहरण हैं। लैक्टोबैसिलस यह दही में पाए जाने वाला जीवाणु है। इसकी मदद से दूध का परिवर्तन दही में किया जाता है। यह हमारा मित्रवत जीवाणु है। आगे देखते हैं सूक्ष्मजीव। वह जीव जो हमें साधारण आंखों से अथवा नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि। नाइट्रोजन चक्र जब नाइट्रोजन किसी प्रकार से मिट्टी, पेड़ पौधे, जंतु आदि में पहुंच जाता है और उसके बाद पुनः यह वायुमंडल में पहुंच जाता है तो इस चक्र को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसी जीव, जंतु, पेड़ पौधे आदि में नाइट्रोजन के स्थित रहने को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री से दूध को पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और उसको एकाएक ठंडा कर दिया जाता है और पैकेटों में बंद कर देते हैं। यह प्रक्रिया दूध की परिरक्षण करती है। रोगजनक ऐसे जीव जो रोगों को फैलाते हैं वे रोगजनक कहलाते हैं। प्रोटोजोआ यह एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है। यह एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। यह मलेरिया तथा अतिसार को फैलाता है। राइजोबियम कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों
तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर कर देती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। टीका यह मृत सूक्ष्मजीव अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव से बनता है। इसका प्रवेश शरीर में कराया जाता है ताकि शरीर प्रतिरक्षी बनाकर भविष्य में इस सूक्ष्मजीव से होने वाली बीमारियों से रक्षा कर सके। पोलियो, हैजा, टाइफाइड आदि के टीके इसके उदाहरण हैं। विषाणु यह भी एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है। यह परपोषी होते हैं, यानी ये पौधे व जंतुओं में वृद्धि करते हैं। जुकाम, फ्लू, खांसी आदि विषाणुओं के द्वारा फैलाए जाने वाला रोग है। यह पोलियो तथा खसरा भी फैलाते हैं। आगे देखें ईस्ट, खमीर। ईस्ट एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है। इसका उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा का ईस्ट के द्वारा अल्कोहल में परिवर्तन होता है। आइए आगे हम प्रश्न उत्तरों पर विचार करें। सबसे पहला प्रश्न है जिसके 4 पार्ट हैं। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कह रहा है। तो पहला है इसके अंदर सूक्ष्मजीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। आपको पता है कि सूक्ष्मजीव बहुत छोटे होते हैं। इसको हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें हमारा उत्तर सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। आपको पता है जो नीले हरे शैवाल प्रकृति में रहते हैं तथा यह वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं तथा यौगिक नाइट्रोजन मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नाइट्रोजन होगा। आइए आगे देखते हैं। अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो आपको थोड़ी देर पहले ही किण्वन प्रोसेस में बताया गया था। अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। हैजा डैश के द्वारा होता है। हैजा जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ें। यहाँ हमें सही शब्द के आगे सही निशान लगाना है। इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन हैं और चारों में से एक ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन करें। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। पहला ऑप्शन चीनी, दूसरा ऑप्शन अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन। तो ईस्ट का उपयोग हमारा अल्कोहल के लिए किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 खा पार्ट। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या फिर ईस्ट। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आपने इस चैप्टर में स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम प्रतिजैविक के रूप में पढ़ा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलें। मलेरिया परजीवी का वाहक है। आपको पता है मादा मच्छरों के द्वारा मलेरिया एवं डेंगू दोनों फैलता है। तो मलेरिया मादा एनाफ्लीज के माध्यम से फैलता है, जबकि डेंगू मादा एडिज नाम के मच्छर से फैलता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोग वे रोग जो एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फैलते हैं, वह संचरणीय रोग कहलाते हैं। इसमें ऑप्शन है चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी एवं मकड़ी। तो घरेलू मक्खी इसका मुख्य कारण है, क्योंकि मक्खी के माध्यम से जीवाणु उनसे चिपककर हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं और वह रोग हमें भी फैल सकता है। अगला क्वेश्चन है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। इसका कारण है पहला उष्णता
दूसरा पीसना, तीसरा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि और चौथा मारने के कारण। तो इसका सही आंसर ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होगी, क्योंकि जब ईस्ट हम मैदा आदि में मिलाते हैं और उसको छोड़ देते हैं तब ईस्ट बहुत तेजी से जनन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। गैस छोड़ने के कारण इडली या मैदा आदि फूलने लगते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम का नाम है। पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा मोल्डिंग, तीसरा किण्वन, चौथा संक्रमण। तो इसका आंसर किण्वन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ें। यहाँ आपको दो कॉलम दे रखा है, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कार्य से कीजिए। अब आपको यहाँ पर एक कॉलम 1 में जीवों के नाम दे रखे हैं तथा कॉलम 2 में उनके द्वारा होने वाले कार्यों के नाम दे रखे हैं। तो आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो सबसे पहला जीवाणु। जीवाणु का हम देखेंगे तो जीवाणु का प्रयोग हैजा फैलाने में होता है। तो इसका ऑप्शन 5 आ जाएगा, हैजा का कारक। उसके बाद है राइजोबियम। आपको पता होगा राइजोबियम नाइट्रोजन का कारक होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उसके बाद अगला है लैक्टोबैसिलस। आपको पता है यह दही के अंदर पाया जाता है, अर्थात दूध को दही में बदलने के लिए इसकी उपयोगिता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दही का जमना। अगला है ईस्ट। यहाँ हम देखेंगे तो ईस्ट का प्रयोग किण्वन के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किण्वन का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बेकिंग उद्योग में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम ब्रेड की बेकिंग में ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, मतलब ईस्ट का प्रयोग हम ब्रेड की बेकिंग के लिए करते हैं। अगला है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ आपको याद होगा, प्रोटोजोआ मलेरिया को फैलाता है। तो इसके लिए 4th ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया का कारक। अगला है एक विषाणु। आपको विषाणु के बारे में पता होगा, विषाणु हमारा एड्स का जनक होता है। एड्स का जो हमारा रोग होता है यह विषाणु के कारण फैलता है, इसलिए विषाणु हमारा ऑप्शन नंबर 6 से मैच करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ें। क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? यह आपको मैंने इससे पहले पढ़ा चुका हूँ कि सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते, यह सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। तो आपको इसका उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो आपको शुरू में ही सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग बताए गए थे। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग जीवाणु, कवक, शैवाल एवं प्रोटोजोआ बताए गए थे। आइए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्मजीव होते हैं। उसमें से पहला नीला हरा शैवाल है जो प्रकृति में पाया जाता है। उसके अलावा दूसरा राइजोबियम है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। आपको ये क्वेश्चन स्वयं करना है। मैं कुछ पंक्तियां हिंट के रूप में इस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। सूक्ष्मजीव से हमारे जीवन में कई लाभ होते हैं। उनमें से पहला है दूध से दही जमाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा है टीकाकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है इनका उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है। चौथा है इनका उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। इस तरह से मैंने आपको 4 पंक्तियां बता दी हैं। आपको शेष 6 पंक्तियां स्वयं लिखना है।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ें। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। तो इसके अंदर सूक्ष्म जीवों के होने वाली हानियों के बारे में लिखना है। तो आपको पता होगा सूक्ष्म जीवों से हमें बहुत सारी हानियां होती हैं। मैं थोड़े बहुत शब्दों में इसको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। जैसे सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु तथा पौधों आदि में रोग को उत्पन्न करने का कारक होता है। यह भोजन, कपड़े, चमड़े आदि की वस्तुओं को खराब कर देता है। यह डेंगू एवं मलेरिया आदि जैसे रोगों का जनक होता है। यह पशु एवं मनुष्य में होने वाली एंथ्रेक्स रोग का भी जनक होता है। यह गेहूं, चावल आदि कई सारे पौधों में रोग के जनक होते हैं, जिससे फसल की उपज खराब होती है। इस प्रकार आपको कई सारी हानियां और देखने को मिलेंगी। उन्हें आप विधिवत कॉपी में लिखिएगा। आइए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? आपको प्रतिजैविक के बारे में प्रमुख शब्दों में भी बताया गया था और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ भी एक बार और बता रहा हूँ। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या उसे एंटीबायोटिक भी कहते हैं। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। यदि आप उसका कोर्स पूरा कर रहे हैं तो उसको पूरा करना चाहिए। यदि हम उसे छोड़ देंगे तो उसका पूरा असर हमारे शरीर पर नहीं रहेगा। यदि हम प्रतिजैविक को बिना डॉक्टर के सलाह पर ले लेते हैं तो जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब वे हमारे शरीर पर उतने असरदार नहीं रहते हैं। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में प्रमुख शब्द तथा प्रश्न उत्तर पर चर्चा किया। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें तथा वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।